नमस्कार साथियों, स्वागत है आपकी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याई एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद और आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। चलिए सभी लोग कमेंट्स करिए कैसे हैं आप सभी लोग, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद जो है लाइव क्लास आपके सामने आ रही है। तो फटाफट से सभी लोगों को क्लास का लिंक आप शेयर करेंगे जिससे सभी लोग क्लास से जुड़ पाएंगे। देखिए, करंट अफेयर्स की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन होती है कि कंटेंट आपका आप तक नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन आज विश्वास मानिए, जो भी आपके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उस सभी का हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। आपका कोई भी प्रश्न यहाँ पर छूटेगा नहीं। और जिन लोगों ने 1 से 7 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्ट जो है वीडियो को ओपन कर सकते हैं। फटाफट से सभी लोगों को जोड़ लीजिए। चलिए, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए फटाफट से आप लोग कमेंट करते रहिए, मैं आपके कमेंट्स पढ़ पा रहा हूं। आज देखिए, आज जो हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं वो हमारा रहने वाला है 8, 9 और 10 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। ठीक है, विश्व होम्योपैथिक दिवस, ये कौन है, जो किस संस्था के अध्यक्ष बनाए गए हैं, सितार क्यों आया है, ये सभी हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। और ये जो आपकी क्लास है वो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चाहे आप एस टेट, यूपी टेट, उत्तर प्रदेश पुलिस, SSCD, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, काफी महत्वपूर्ण क्लास है। अपनी पेन और कॉपी को निकाल लीजिए और अपने नोट जो है विधिवत तरीके से आप बनाते रहिए। चलिए, आज का बेहतरीन मोटिवेशनल कोट जो आपको क्या है, ऊर्जावान बनाएगा और चेहरे पर क्या लेके आएगा, मुस्कान लेके आने वाला है। तो देखिए, आज का बेहतरीन मोटिवेशनल कोट, ये जो व्यक्तित्व हैं, आपके व्यक्ति हैं, इनको बहुत अच्छे से आप सभी लोग जानते हैं, हमारे अंदर हमेशा दिलों में जो है बसे रहेंगे, क्योंकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आपको बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, निरंतर और सतत प्रयास करते रहना है। अगर आप सतत प्रयास करेंगे तो आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। आज का हमारा पहला प्रश्न देखिए, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करना है। चलिए, पहला प्रश्न है आपको कि स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए, अभी क्या हुआ कि स्लोवाकिया में इलेक्शन हुआ था, तो स्लोवाकिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी बने हैं। इन्होंने जो है 53% मत प्राप्त किए। कितने परसेंट? 53% मत इन्होंने प्राप्त किए। किसको हराया है? तो इवान कोरकोव को हराया है इन्होंने। किसको हराया है? इवान कोरकोव को हराया है। इन्हें लगभग 46% वोट जो है इनको प्राप्त हुए थे आपके। तो स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी जो है बने हैं आपके। अब अगर बात कर लेगा कि स्लोवाकिया की राजधानी क्या होगी, तो स्लोवाकिया की कैपिटल देख लीजिए, ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा की बात करेंगे तो यहाँ की मुद्रा है, देखिए यूरो है। यहाँ की मुद्रा क्या है आपकी? यूरो यहाँ की मुद्रा है आपकी। अब देखिए, भारत के राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर 1-2 पॉइंट आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर पॉलिटी से प्रश्न पूछेगा कि आर्टिकल 52 में क्या है, तो देखिए आर्टिकल 52 में भारत का क्या दिया गया है? केवल राष्ट्रपति दिया गया है। आर्टिकल 53 की बात करेंगे तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होती है आपकी। आर्टिकल 60 आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 60 में क्या दिया गया है कि राष्ट्रपति को जो है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। आर्टिकल नंबर 61 आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आर्टिकल नंबर 61 किससे संबंधित है आपका? काफी महत्वपूर्ण है आपका। आर्टिकल 72 क्षमादान शक्ति है राष्ट्रपति की। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। आर्टिकल नंबर 111 राष्ट्रपति की क्या है? विशेषाधिकार शक्तियां हैं। और आर्टिकल नंबर 123 जिसमें राष्ट्रपति का क्या है? अध्यादेश दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं आपके जो आपको हमेशा के लिए क्या है? याद रखने हैं आपके। कोई भी परीक्षा होगी वहां पर आपसे पूछ सकता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया?
यानी तीनों जो सेनाएं हैं आपकी, तीनों सेनाओं ने मिलकर एक सम्मेलन आयोजित किया जिसका नाम है परिवर्तन चिंतन। कहां आयोजित किया गया? तो देखिए ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। कब किया गया? तो 8 अप्रैल 2024 को इसका आयोजन किया गया। कहां किया गया? 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अब आपसे पूछेगा कि परिवर्तन जो चिंतन आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो देखिए इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो की आपकी सीडीएस। तो सीडीएस कौन है आपके? वर्तमान में अनिल चौहान है। कौन है? अनिल चौहान। तो इनके द्वारा जो है परिवर्तन चिंतन की क्या की गई है? अध्यक्षता की गई है आपकी। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। त्रिसेवा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया 8 नवंबर को, तीनों सेनाओं ने मिलकर इसका आयोजन किया और अध्यक्षता कितनी है? अनिल चौहान जी के द्वारा जो है वर्तमान सीडीएस है उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है आपकी। देखिए जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मन जो लोकतंत्र पुरस्कार है ये एक रूसी व्यक्ति को दिया गया है मरणोपरांत, जिनका नाम है यूलिया नवलनाया। कौन है? यूलिया नवलनाया है, जिनको अभी जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कब ये अवार्ड दिया जाता है? तो देखिएगा कि यह पुरस्कार हर साल लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाता है और 1960 के दशक में सत्ता में आए रूढ़िवादी पूर्व चांसलर के नाम पर जो है इस अवार्ड को रखा गया है और इस अवार्ड को दिया जाता है 1960 के दशक से। तो जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया गया है? यूलिया नवलनाया को जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फटाफट से अच्छे से आप इसको क्या लीजिए, नोट कर लीजिए। और जर्मनी की चांसलर आप सभी लोग जानते ही होंगे, जर्मनी के चांसलर है वर्तमान में ओलाफ साल्फ है आपके। कौन है? ओलाफ साल्फ जो है जर्मनी के वर्तमान में क्या है? चांसलर हैं। काफी समय तक शासन किया जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए कि श्रीनी पल्लिया किस संस्था के नए सीईओ और एमडी बने हैं? टाटा के, विप्रो के, मारुति के या यूट्यूब के? तो देखिए श्रीनी पल्लिया जो है अभी हाल ही में विप्रो संस्था के नए क्या बने आपके? सीईओ और एमडी बने हैं आपके। तो विप्रो की फुल फॉर्म लिख लीजिए, वेस्टर्न इंडियन पाम रिफाइनरी ऑयल। ठीक है, विप्रो। अब बात करेगा कि विप्रो की स्थापना कब की गई? तो देखिए 29 दिसंबर 1945 को की गई और इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है वो कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है आपके। बेंगलुरु के संस्थापक की यदि हम बात करेंगे तो देखिए बेंगलुरु के संस्थापक है नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, जिनकी प्रतिमा को अभी हाल ही में कर्नाटक में क्या है? स्थापित किया गया है आपके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। काफी प्रश्न है आपके, तो फटाफट से बस आप नोट करते रहिए। कहीं भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। देखिए भारतीय सेना ने किस देश से पोर्टेबल इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है या एयर डिफेंस सिस्टम जो है मिला है आपको? किसको मिला है? ये भारतीय सेना को मिला है आपके। तो देखिए ये वाला जो पोर्टेबल इग्ला एस एयर राइफल्स है ये जो है रूस ने जो है भारत को दिया है आपके। ये देखिए क्या है, बहुत हल्की राइफल है आपकी, डिफेंस सिस्टम है आपका, जिसको एक व्यक्ति ही चला सकता है। तो इसलिए काफी महत्वपूर्ण आपकी ये क्या है? आपकी डिफेंस सिस्टम है जो रूस ने जो है भारत को क्या है? गिफ्ट किया है आपके पोर्टेबल इग्ला एस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ये हाथ से पकड़ी जाने वाली डिफेंस सिस्टम है आपका और इसे एक व्यक्ति ही क्या है? कंट्रोल कर सकता है आपके। तो काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है आपका। यानी इंडिया किसको मिला है? इंडिया आर्मी को मिला है आपका, इंडियन आर्मी को। आगे देखेंगे कि किस संस्था ने ZIG नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा लॉन्च की है आपकी? तो देखिए ZIG नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, इजराइल या मिस्र? तो देखिए ZIG जो नई मुद्रा है ये अभी हाल ही में जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया आपकी। तो जी का मतलब क्या होगा? तो जिम्बाब्वे गोल्ड होगा आपका। क्या होगा? जिम्बाब्वे गोल्ड जो है क्या है इसकी फुल फॉर्म है आपकी। जिम्बाब्वे आप सभी लोग जानते ही हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ने वाला है। ये कहां पड़ेगा? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ेगा। और जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो है हरारे।
काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। मिस्र के अभी तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं आपके, है ना, मिस्र के अब्दुल फतेह अल सीसी जो है मिस्र के अभी क्या बने, हाल ही में तीसरी बार राष्ट्रपति जो है नियुक्त किए गए हैं। इजराइल के बारे में आप जानते हैं कि इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय जो है भारत के द्वारा चलाया गया था। पोइला बोईसाख किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? देखिए आपका चैत्र जो नवरात्रि स्टार्ट होते हैं वो हिंदू नववर्ष कैलेंडर के अनुसार जो है नया वर्ष स्टार्ट होता है। हर राज्य में अलग अलग फेस्टिवल्स आयोजित किए जाते हैं, है ना, कुछ धर्म के हिसाब से भी फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पोइला बोईसाख किस राज्य में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं हम पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं जो नववर्ष आपका जो चैत्र में आता है आपका, है ना, उसको इस दिवस के रूप में मनाते हैं आपके। अब देखिए कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं, जैसे ये विभिन्न राज्य क्षेत्रों में जो है मनाया जाने वाला क्या है आपका चैत्र नवरात्रि, यानी जो नववर्ष स्टार्ट होता है उसको देखिए बिहू, ये वहां का नववर्ष है, कहां का, असम का। चेटी चंद आप देख रहे होंगे सिंधी समुदाय के जो लोग हैं वो नववर्ष को चेटी चंद के रूप में जो है मनाते हैं। पंजाबी की बात करेंगे तो बैसाखी आता है उनका। उगादी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। उगादी देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है नववर्ष का क्या है ये प्रतीक है आपका, नववर्ष पर है। गुड़ी पड़वा ये भी एग्जाम में पूछा गया है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, गोवा और दमन, महाराष्ट्र, गोवा और दमन। नवरेह जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। पोइला बोईसाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जो नववर्ष पर मनाया जाता है, और हिंदू जो लोग मनाते हैं वो मनाते हैं आपके चैत्र नवरात्रि। क्या मनाते हैं? चैत्र नवरात्रि जो है मनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्या है फेस्टिवल्स हैं जो नववर्ष के रूप में ही यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है आपका, उगादी और गुड़ी पड़वा, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है आपका। चलिए आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी लोग जानते हैं कि अभी वर्तमान में हमारा 16वां वित्त आयोग चल रहा है, और 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष अभी बनाए गए थे वो अरविंद पनगड़िया बनाए गए थे। वित्त आयोग की स्थापना आप सभी लोग जानते हैं कि एक संवैधानिक संस्था है, और इसका आर्टिकल 280 में जो है क्या दिया गया है, 280 का आर्टिकल दिया गया है वित्त आयोग से संबंधित। अब देखिए नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए मनोज पांडा जी को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? मनोज पांडा जी को नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए कौन कौन होगा? वित्त आयोग जो है बहुसदस्यीय क्या है संस्था है आपकी, एक सदस्य होता है और अन्य सदस्य भी होते हैं। तो देखिए आर्टिकल 280 के तहत हर 5 वर्ष पर गठित किए जाने वाले संवैधानिक यह क्या है निकाय है आपका, जो संघ और राज्यों के बीच जो वित्तीय संसाधनों का वितरण व अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। कौन सा? वित्त आयोग आपका। पहला वित्त आयोग सभी लोग जानते हैं 1951 में पहला वित्त आयोग बनाया गया, और वित्त आयोग के अध्यक्ष थे पहले कौन थे आपके? केसी नियोगी थे आपके। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं आपके। अब देखिए 14वें वित्त आयोग को याद कर लीजिए, वाईवी कौन थे? वाईवी रेड्डी थे आपके। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे आपके। और अभी वर्तमान में जो 16वां वित्त आयोग चल रहा है इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है आपके। अन्य सदस्यों की बात करेंगे तो देखिए अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, मनोज पांडा और सौम्य कांति घोष जो हैं ये अन्य सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। कहां पर? वित्त आयोग में, जो आर्टिकल नंबर 280 में दिया गया है आपके। काफी महत्वपूर्ण आपकी संस्था है, और यह एक संवैधानिक क्या है संस्था है आपकी। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आगे हमारा कौन सा प्रश्न रहने वाला है, अच्छे से आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। देखिए अभी हाल ही में कई राज्यों को जीआई टैग दिए गए हैं, तो किस राज्य के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है? क्या है आपका? सितार है। आपने पहली स्लाइड में देखा था, मैंने आपको सितार दिखाया था, तो सितार से संबंधित प्रश्न यहाँ आपको देखने के लिए मिला है। सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है आपके महाराष्ट्र राज्य से। किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के 15 उत्पादों को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। 15 उत्पादों को जैसे ही उत्तर प्रदेश के जीआई टैग दिया गया
तो सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य भी कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश, जिसके पास 769 जीआई टैग हैं उत्तर प्रदेश के पास। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है जिसके पास 58 उत्पाद जीआई टैग के हैं, है ना। और अभी आपने देखा होगा कि त्रिपुरा के 2 पदार्थों को जीआई टैग दिया गया और साथ में असम के 6 प्रोडक्टों को भी अभी हाल ही में क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये जीआई टैग होता क्या है भाई? देखिए अच्छे से समझ लीजिए जीआई टैग क्या होगा। तो ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, यानी भौगोलिक संकेतक। यानी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर किसी चीज को फेमस बनाना हो तो उसको हम जीआई टैग दे देते हैं, तो वो और ज्यादा क्या हो जाती है? फेमस हो जाती है। जीआई टैग के लिए देखिए अधिनियम आता है 1999 में। पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया 2003-4 में, यानी 4 में जीआई टैग दिया गया है आपके। अब अगर आपसे पूछ लेगा कि जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो जीआई टैग दिया जाता है 10 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए होता है जीआई टैग? 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, अच्छे से आप नोट कर लीजिए, मैं जो बोलता हूं उस पर भी आपकी निगाह होनी चाहिए। और अगर आपको पहले से पता है तो कुछ नहीं, आपका रिवीजन हो जाता है। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी चीज कंफर्म तरीके से नहीं सीख सकते हैं। आप आज हमने पढ़ लिया है, अच्छे से समझ में आया है। जब मैं 2 दिन बाद आपसे प्रश्न पूछूंगा तो आप क्या कर जाएंगे? वो स्किप कर जाएंगे। तो वो आपको स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से सीखना है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाते हैं? आप सभी लोग पता है कि हम लोग अब होम्योपैथिक दवाई पर क्या ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसीलिए ये दिवस है आपका कि विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाते हैं। तो ये जो है आज हमारा 10 अप्रैल को कौन सा दिवस है? विश्व होम्योपैथिक दिवस है। 7 अप्रैल को आप सभी लोग जानते ही हैं कि 7 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। देखिए क्या इसकी हिस्ट्री है। तो देखिए एक जर्मन चिकित्सक हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन। इनके कार्य के सम्मान में यह दिवस घोषित किया गया और हर वर्ष हम विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में 10 अप्रैल को मनाते हैं। यह दिवस आयुष मंत्रालय के तत्वाधान में जो है आयोजित किया जाता है। और इस वर्ष जो 2024 में जो हमने दिवस मनाया, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो होम्यो परिवार, वन हेल्थ, वन फैमिली इस वर्ष 2024 का क्या है? विषय है। आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे क्योंकि इस वर्ष की थीम काफी क्या है? महत्वपूर्ण है। होम्यो परिवार, वन अर्थ, वन हेल्थ और वन फैमिली इसकी क्या है? इस वर्ष की थीम है आपकी। चलिए आगे आ जाइए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला भी हमारा दिवस का ही है, लेकिन इसमें आपको विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सभी लोगों को काफी अच्छे से आता होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया। इस बार मैंने आपसे थीम पूछ लिया। चलिए टिक कीजिएगा आप। चलिए कुछ लोगों के आंसर आ रहे हैं बी, कुछ के आ रहे हैं सी, कुछ के आ रहे हैं डी, है ना। तो आप ABCD में से सभी लोग अगर अलग अलग आंसर लगाएंगे तो किसी ना किसी का भी सही चला ही जाएगा। चलिए तो सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य दिवस देख लेते हैं कि WHO की स्थापना की गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई। अगर आपसे पूछ ले कि पहला स्वास्थ्य दिवस कब स्टार्ट किया गया, तो देखिए पहला स्वास्थ्य दिवस मनाया 1950 में। कब मनाया है? 1950 में। वर्तमान में WHO के हेड हैं डॉक्टर टेड्रोस, वर्तमान में हेड हैं आपके। तो देखिए 2024 का विषय क्या रहा है? तो 2024 का विषय है माई हेल्थ माई राइट। क्या विषय है? माई हेल्थ यानी मेरा स्वास्थ्य सही। तो मेरा स्वास्थ्य है मेरा सही, ठीक है। तो माई हेल्थ माई स्वास्थ्य क्या है? माई राइट इस वर्ष की थीम है आपकी। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय है इस बार। आगे आ जाइए। देखिए हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, है ना। 21 जून को हम योग दिवस मनाएंगे। उससे पहले योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो योग महोत्सव का आयोजन किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में जो है इसका आयोजन किया गया है। अब हमने योग दिवस को 21 जून ही क्यों चुना है? कौन बताएगा? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमने 21 जून ही योग दिवस के रूप में क्यों चुना है। 2014 से हम योग दिवस घोषित किया गया, तब से हम हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए 21 जून को क्यों चुना? क्योंकि आप सभी लोग जानते ही हैं कि बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये आपका अर्थ है, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। अगर आप बात करेंगे भारत की, तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में यहाँ पर
कहीं स्थित है भारत की स्थिति? तो आप जानते ही हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून का होता है। तो इसीलिए 21 जून की डेट चुनी गई अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की 21 जून, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या है? दिन है आपका। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो एनीबॉडी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। क्लास आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो मेरा, तो आप लाइक अवश्य कीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आ जाते हैं। जल जीवन मिशन के तहत पहले स्थान पर जिला कौन सा है? जल जीवन मिशन के तहत पहला स्थान पर जिला कौन सा है? तो देखिए इस बार जल जीवन मिशन के तहत पहले स्थान पर जिला आया है नीलगिरी, तमिलनाडु का। नीलगिरी की पहाड़ी है, आप जानते हैं अन्नामलाई की पहाड़ी है, तो नीलगिरी एक जिला है जो पहले स्थान पर आया है आपका। दूसरे स्थान पर देखेंगे तो दूसरे स्थान पर आया है महोबा, उत्तर प्रदेश का। दूसरे स्थान पर महोबा उत्तर प्रदेश आया है। तीसरे स्थान पर अगर हम बात करेंगे तो कुडालोर तमिलनाडु का तीसरे स्थान पर आया है। ये कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर है आपका। तो जल जीवन मिशन के तहत पहले स्थान पर नीलगिरी, दूसरे स्थान पर महोबा उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पर जो है कुडालोर तमिलनाडु को ही स्थान प्राप्त हुआ है आपका। ठीक है, चलिए आज की वीडियो का है हमारा लास्ट प्रश्न है आपका। अच्छे से सभी लोगों को काफी अच्छे से आंसर आता होगा इसका कि आईपीएल मैचों में रिकॉर्ड 8वां शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल में अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी खिलाड़ी ने 8 शतक लगाए हों। 8वां शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली जी। कौन बन गए हैं? विराट कोहली जो है आईपीएल में रिकॉर्ड तोड़ दिया, इन्होंने 8 शतक लगा दिए हैं आपके। आईपीएल अभी आप जानते ही हैं कि आईपीएल अभी स्टार्ट हुआ है और मई माह तक जो आईपीएल चलने वाला है। और पहली बार आईपीएल का आयोजन 2008 में जो है किया गया था और राजस्थान रॉयल जो है इसका विजेता बनी थी। सर्वाधिक बार विजेता कौन है? मुंबई इंडियन और सीएसके जो है सर्वाधिक बार विजेता है आपकी। अब चलते हैं आपके स्टैटिक जीके के प्रश्नों की तरफ। स्टैटिक जीके में आज आपका देखिए बहुत बेहतरीन आपका टॉपिक है, अच्छे से आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए विटामिनों के रासायनिक नाम तथा उनकी कमी से उत्पन्न रोग, वनडे एग्जाम में यहां से एक प्रश्न आने की क्या है? लगभग 90.99% यानी 99.99% संभावना होती है। तो देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। दूध, अंडा, यकृत, मछली के तेल में पाया जाता है और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है आपका रतौंधी। कौन सा रोग है? रतौंधी रोग है। विटामिन बी की अगर बात करेंगे, विटामिन बी1, तो ये होता है इसका रासायनिक नाम थायमीन। अनाज, हरी सब्जियां, दूध, अंडे में मिलता है। और विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका? बेरी, इससे होने वाला क्या है? रोग है आपका। विटामिन बी2 आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, राइबोफ्लेविन होगा। पनीर, अंडा, हरी सब्जी में पाया जाएगा और इससे रोग होता है क्लोसिस। जैसे आप देखते होंगे मुख के कोनों में यहाँ पर क्या मुख के पास में क्या कट जाते हैं, तो आप समझ लेना कि कौन सी विटामिन की कमी है? विटामिन बी2 की आपके अंदर कमी है आपकी। विटामिन बी7 या इसी को एच कहते हैं, तो ये बायोटिन होता है। मांस, अंडा, गेहूं, मछली में पाया जाएगा, यानी इससे चर्म रोग हो जाता है और बाल जो है झड़ने लगते हैं। तो विटामिन किसकी कमी है? एच की या विटामिन बी7 की कमी है। विटामिन बी12 राइनो कोबाल्बिन या कोबाल्ट भी कहते हैं, तो मांस, मच्छी, दूध, अंडे में पाया जाएगा। इससे कौन सी कमी होती है? तो देखिए रुधिर कणिकाएं, तंत्रिका तंत्र, एनीमिया जैसी क्या हो जाती है आपके अंदर कमियां हो जाती हैं आपकी। विटामिन सी अच्छे से लिख लेना, एस्कॉर्बिक एसिड है आपका, एस्कॉर्बिक अम्ल है। आंवला, मौसमी और अमरूद यानी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है और इससे होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी जो है इससे होने वाला रोग है आपका। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होगा। सूर्य का प्रकाश, अंडे, मक्खन में पाया जाएगा और होने वाला रोग कौन सा है आपका? रिकेट्स है आपका। विटामिन ई टैकेफोरॉल होगा। बादाम, गेहूं तेल, और इससे क्या होता है? जनन शक्ति में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है आपकी। विटामिन के फिलोक्विनोन होगा। हरी सब्जी और टमाटर में पाया जाएगा और रुधिर का थक्का न बनने में क्या करता है? ये मदद करता है, यानी विटामिन के की क्या हो जाएगी आपके अंदर? कमी हो जाएगी जब रुधिर का थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी टेकेफोरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन। काफी महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लेना। विटामिन के बारे में ये महत्वपूर्ण क्या आपके लिए जानकारी है। चलिए
अच्छे से आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखता हूं, अब आपके होमवर्क के प्रश्नों की तरफ चलते हैं जो आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, 3 अप्रैल के बाद एक आपकी मैराथन क्लास 1 से 7 अप्रैल की आई थी। तो ये 3 अप्रैल के प्रश्न की भारतीय तटरक्षक जहाज होगा यहाँ पर ICGS समुद्र पहरेदार किस देश की यात्रा पर गया था? तो ये गया था फिलीपींस की। किसकी? फिलीपींस की। उसके बाद इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? तो प्रयागराज जो है इलाहाबाद का क्या था? पुराना नाम था। तो पहले का बी और दूसरे का डी। आप सभी लोगों ने आंसर देने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। कुछ लोगों के आंसर क्या है? बिल्कुल सही हैं। और क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के आपके क्वेश्चन के आंसर्स जो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य में परमीवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? दूसरा प्रश्न है आपका, वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, पीत क्रांति, ठीक है, या हरित क्रांति या नीली क्रांति? इससे कर लेना पीली क्रांति। क्या कर लेना? पीली क्रांति कर लेना आप। तो ये है आपके होमवर्क के प्रश्न। तो आप लोगों को, सभी लोगों को ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि कैसी लगी आज की मेरी क्लास। काफी दिनों के बाद जो है क्लास आई है और आपको अच्छी लगी हो तो आप क्या कर सकते हैं? लाइक कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच पाए और आप वीडियो पर सबसे पहले क्या आ पाए? लाइव जुड़ पाएंगे। तो न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जो आपका जुनून और जो पागलपन है वो इसी तरह बरकरार रहना चाहिए जब तक आप क्या है? सिलेक्शन नहीं पा लेते हैं। क्योंकि कुछ दिन तो हमारे अंदर जोश रहता है, जैसे जैसे आगे की ओर हम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जोश कम होता जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको लास्ट तक अपने जोश को इसी तरह बरकरार रखना है। आप सफल जरूर होंगे, ये मेरा पूर्णतः वादा है आपसे। बस आप निरंतरता अपने अंदर बनाए रखिए। तो आज के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।